पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन दिया पार्ट दिया था तो लास्ट में जाते जाते रह गया था वो 2 दी पावर नीचे 3/2 वाला। और फिर एक और क्वेश्चन करेंगे और एक आगे क्लास फिर से वर्क नहीं पावर का अंतिम क्लास है आज रियली में हां इधर कम ही होगा 1.5 घंटे से कम ही हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो विश्वास टूट चुका है क्या? तो ऐसे में विश्वास टूटना ज्यादा फायदेमंद होता है। चलो ये देखो फोर्थ किया था मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2 i प्लस y बाई आगे करो। मैं पीछे सोच रहा हूँ कि एक आध दो को पीछे नमूना की तरह खड़ा करके पढ़ाऊंगा मैं। पिछली बार मैं सोचा हुआ था नहीं कर नहीं पाया, अफसोस है मुझे। अभी छोड़ दिए सर। अच्छा सबकी आंखें यहाँ पे होनी चाहिए, यदि इधर उधर तुम्हारी आंखें भी हुई जैसे जब मैं बोलूँगा तो लिखना तब नीचे देखना तब इधर मत देखना। तो लेकिन जब मैं बता रहा हूँ लिख रहा हूँ तो यहीं पे देखोगे और लिखोगे, इधर उधर यदि देखे तो पीछे खड़ा रहूँगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2 j ये फोर्स है। तो इसको देख के ऐसे नहीं कि अब इसको कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि तरीके नहीं बदलते, तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं। तो अच्छा आया क्या था? यह था कि फोर्स ये लग रहा है एक सर्कुलर पाथ पे एट सेंटर C ओरिजिन उस सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल को ले गए, एक चक्कर घुमाए तो बताना है वर्क डन। आईटी में आया हुआ है, इसका आंसर 0 है। आंसर ही बता देता हूँ, कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स की तरह दिखने वाला है ये। तो पहले एक बार करिए तो फिर बताता हूँ। क्वेश्चन ये है, इसका पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए दिया हूँ। वैसे आईटी में आया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को दे दिया था ले जाने के लिए तो कितना वर्क डन हुआ, चाहे एक सर्कुलर पाथ पे ले जाए तो कितना वर्क डन हुआ, चाहे यहाँ से वहाँ ले जाए तो पोटेंशियल चेंज कितना हुआ, ये सब बातें हो सकती हैं। वैसे तो जो आईटी में आया था वो ये था कि ओरिजिन पर सेंटर मानते हुए एक सर्कुलर पाथ पे एक चक्कर घुमाया गया इसको, एक पार्टिकल को, जिसपे ये फोर्स लग रहा था। तो एक चक्कर घुमाने में उस पार्टिकल को, ये पेंट को, सेंटर ओरिजिन एक चक्कर घुमाने में कितना काम किया गया ये बताना है। तो ये आईटी में आया था एक चक्कर। जल्दी 0 तो नहीं बताया था, तुम कुछ करो। पोटेंशियल निकाले, एक तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो रियली में जो मैं दिया था वो तो पोटेंशियल एनर्जी वाला है। और इससे क्या सीखोगे तुम? इससे ये सीखोगे कि इतना खतरनाक एक्सप्रेशन फिर भी तरीके नहीं बदलते, ये सीखना है। करिए। हो गया? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ऐसी बोल के जब बोल तो नहीं चाहिए। कोई किया, किसी का आया? चलो मैं करता हूँ, देखो तो
ये केवल मैकेनिक्स की बात नहीं हो रही है, एक्सप्रेशन जनरल है। ये देखो जनरल एक्सप्रेशन है, मतलब जनरल मतलब फिर से याद किया तो चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, मॉडल, थर्मोडायनामिक्स, जहाँ जरूरत है वहाँ ग्रेविटेशन, सब जगह स्प्रिंग, इलास्टिक्स, कहीं किसी भी तरह का फोर्स का फॉर्म डी यूज। बताओ एक जगह क्या रखी, यही ना, मैं नहीं दिया हूं के क्यों ऐड करते हैं मालूम है? के क्योंकि एक सब डायमेंशन देखने में तो न्यूटन का तो आता नहीं होगा, तो के अपना सेट करके न्यूटन बना लेगा, समझ? एक कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं वो समझो कहीं पे भी। माइनस ए तो दिया ही गया था। सीआर कहीं पे भी जानते हो क्या होता है? कहीं पे भी सीआर क्या होता है? कंपोनेंट फॉर्म में ये होता है। और मैं डीजेड क्यों नहीं लिख रहा हूँ? है नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो होता तो वो भी लिखता हूँ, है ना? यदि ब्रेक वाले में होता डॉट पे तो सब चाहिए, अच्छा क्रॉस करता तो वो भी लिखना पड़ता नहीं, लेकिन क्योंकि डॉट है तो डॉट में आई जे मल्टीप्लाई होता है, तो क्योंकि इसमें के नहीं है, जीरो है, तो वहाँ पे लिख भी लोगे तो भी जीरो ही आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे के नहीं है तो यहाँ पे लिख लो डी जेड के लिख लो, सच में तो सब मिला के ही होता है, तो डी जेड के लिख लो और जेड वाला के वाला के मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, है ना? आगे माइनस आई में आई मल्टीप्लाई करो, x dx by x square plus y square to the power 3/2 plus y dy by x square plus y square to the power 3/2। ये है। यदि मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसे लगा भी दूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंशिएशन में तो पार्शियल होता है, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। तो दिक्कत है कि ऐसा तो है नहीं कि x को कांस्टेंट मानोगे और x को वेरिएबल मानोगे और y को कांस्टेंट मानोगे, ऐसा तो है नहीं, ऐसा होता नहीं, कहीं होगा भी। अब इंटीग्रेट तो नहीं होगा ये, क्योंकि इतने से तो नहीं होने वाला है। चालाकी क्या करना है, ये देखो मैथ्स एक एक पार्ट एक एक यूनिट मैथ्स का इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि जो नेचुरल साइंस फिजिक्स है और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री है उसमें यूज हो पाए। ये तो क्या उसका यूज है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पता नहीं अभी नहीं पढ़े होगे, वो पढ़िए तो पढ़ोगे और वहाँ पे आएगा। ये देखो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे 2x रहता ना तो एक dx स्क्वायर हो जाता है, dx स्क्वायर केवल dx स्क्वायर 2x dx होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला ही है। क्या कौन वाला है? मैं बताऊं कैसे, यदि नहीं समझना तो ऐसे देखो, ज्यादा आप लोगों को ज्यादा आइडिया रहेगा। dx स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो बताओ 2x होगा कि नहीं? पढ़े हैं ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? तो एक काम करो ना, dx मल्टीप्लाई कर लो उधर नीचे वाला, तो कितना हो गया बताओ? तो dx स्क्वायर बराबर 2x dx हुआ कि नहीं? तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, चला के देखो आप, ये देखो
सही है? जल्दी से लिख दो तो फिर मैं आके लिखूं, जल्दी लिखो। ये मैं क्यों लिखा हूं पता है? 1/2 और क्यों 1/2 और 2 इसलिए किया हूं ताकि मैं लिख सकूं, इसकी वैल्यू को मैं dx² लिख सकूं, इसलिए मैं लिखा। कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है कि आप ये नहीं कोई ध्यान देता तो उससे तो कम से कम ये नहीं होता। लेकिन फिजिक्स देखो, फिजिक्स वही खत्म हो गया था जब हम ये लिखे थे, ये सोचे थे, ये लिखे थे और ये किए थे। इसके बाद तभी वो कर सकता है जो मैथ्स पढ़ा। तो क्या पैटर्न तरीका नहीं बदला ना? फिजिक्स वाला पार्ट तो वैसे ही था। हाँ, फर्दर क्यों नहीं हो पाया किसी से, या किसी से नहीं हो पाता? जैसे पीएमटी वाले तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते इसको। तो रीजन ये नहीं कि उन्हें फिजिक्स नहीं आता, रीजन ये होता है क्योंकि उन्हें मैथ्स नहीं आता, क्योंकि आगे वाला जानते भी आगे वाला पार्ट नहीं कर पाते। तो इस तरीके से फिजिक्स को देखो, ज्यादा अच्छा होगा। और दो पार्ट में स्ट्रॉन्ग करो, एक सोच वाला, इमेजिनेशन वाला, रियलाइजेशन वाला, प्लानिंग वाला, दूसरा मैथ्स वाला, एप्लीकेशन वाला। आगे कैसे करें? और हमको तो लगता है कि प्लानिंग तो आपको पता ही होगा, आगे नहीं होगा बस शायद, क्योंकि मैथ्स आपको नहीं पता था ना, वो नहीं पढ़े थे। तो जल्दी से करिए, देखिए इसके आगे तो सोच पाते हैं तो। लिखिए, देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, बताओ। du इंटीग्रेशन माइनस, यहां तक पहुंच चुके हम लोग, 1/2 dx² बाई x² प्लस y² टू द पावर 3/2 प्लस dy² बाई 1/2 x² प्लस y² टू द पावर 3/2। ये आया 2x dx को dx² लिखोगे ना, मतलब dx² पर dx तो जानते ही थे, आज मैं बताया हूँ। नीचे वाला dx जो रिजल्ट आया था उधर मल्टीप्लाई करो तो यही एक्सप्रेशन आएगा। उधर d ऑफ x² बराबर क्या होता है? d बाई dx छोड़ो, केवल dx² बराबर क्या होता है? 2x dx होता है, जानो आप। तो ये हुआ इंटीग्रेशन होता है, सेपरेट भी होता है, फिर कंबाइन भी होता है ना। अलग अलग तो कंबाइन कर लेते हैं, देखो क्या कंबाइन करना, देखो 1/2 बाहर और dx² प्लस y²। आपको नहीं लगता कि d ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है? आपको नहीं लगता कि d का मतलब होता है अलग अलग? d का क्या मतलब होता है? अलग अलग। तो अलग अलग लिखते तो क्या लिखते हैं? dx² प्लस dy²। और फिर इंटीग्रेशन में भी अलग अलग, तो आपको यही मिलता नहीं बताओ। यदि मैं कहूं कि क्या इस यहाँ से ये लिखा जा सकता है, तो कहोगे हाँ, यहाँ से ये लिखा जा सकता है, ठीक है, और यहाँ से ये वाला, फिर वही वाला आगे दिया गया था, राइट? अब क्या करोगे, पता चल ही रहा होगा, x² प्लस y² बराबर t²। करो, x² प्लस y² बराबर t² लिखो। सब्स्टिट्यूट करना तो आता होगा। लेट x² प्लस y² बराबर t²। सही है? तो ये देखो dx² प्लस y² बराबर 2t dt। ठीक लिखा हो, देखो तो डिफरेंस डी लिया हूं। अच्छा, टेक दी बोथ साइड ना, टेक दी बोथ साइड का स्टेटमेंट क्या है? टेक डिफरेंशियल चेंज इन बोथ साइड। टेक दी बोथ साइड, डिफरेंशिएशन नहीं बोल रहा हूं, डिफरेंशियल चेंज बोल रहा हूं। केवल डी भी लिया जाता है, डेल्टा भी लिया जाता है ना। तो डी लिया हूं दोनों साइड, यहां पे डी लगाया हूं और यहां पे डी लगाया हूं। तो यहाँ पे जो डी लगाया हूं तो ऐसे लिख दिया हूं, और यहाँ पे डी लगाया हूं तो पहले एक बीच में स्टेप लिख सकता था, dt², ऐसे लिख सकता था। तो dt² बराबर क्या होता है? 2t dt ना। तो आपको नहीं लग रहा है कि आगे अब ये लिखा जाएगा du
बराबर -1/2। माइनस टू क्या -1/2। बताओ इसकी जगह क्या लिखूं, बताओ dt लिखूं और नीचे इसकी जगह क्या लिखूं? अच्छा यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी क्या यार, इसकी जरूरत नहीं थी लग रहा ना। तो यहाँ पे क्या लिखूं यार, इसकी जगह अच्छा ये t स्क्वायर था ना, हाँ तो इसकी जगह 2t लिखी ना, 2t लिखी ना, और नीचे क्या लिखूंगा, ये t स्क्वायर था ना, तो t स्क्वायर टू द पावर 3/2 ठीक लिखा हूं, देखो तो है। अच्छा ये कैंसिल हुए क्या, कांस्टेंट अंदर बाहर सब एक ही बात होता है ना। तो ये हो गया t dt by t क्यूब बराबर माइनस t टू द पावर -2 dt। बोलो सही है। फिर इंटीग्रेट करोगे तो हमको लग रहा है कि 1/t आएगा, क्या केवल 1/t। सो अच्छा इंटीग्रेट करने का 1/t, तो इसकी जगह हमें वैल्यू रखना चाहिए था, 1/t आ गया ये एक्सप्रेशन। तो साथ में t की वैल्यू t1 टू t2 है ना, तो ये वैल्यू लगा 1 x के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रख के चेंज नहीं करते हैं, बल्कि t की जगह क्या रखते हैं, इसमें क्या है तो प्रॉब्लम अभी थोड़ी सी इस बात की आ रही है कि हम ओरिजिन पे कहे थे कि पोटेंशियल 0 है, तो ये डिफरेंस सही नहीं लग रहा। क्यों नहीं सही लग रहा है, क्योंकि जब ओरिजिन पे 0 है तो ओरिजिन वाला जब एक 0 0 रखेंगे तो गड़बड़ा जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या करना था, हमें कहना था कि 1,1 पे 0 है, डिफरेंस ऐसे देना चाहिए। कह देते 1,1 पे 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखते 1,1 और यहाँ पे x y ऐसे, और यहाँ पे लिखते हैं 0 और यहाँ पे लिखते हैं राइट। समझना ना, ये देखो यहाँ पे कुछ होता और यहाँ पे तो जनरल x y होता, और यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे u होता। वैसे जिस तरह का एक्सप्रेशन है उस तरह के एक्सप्रेशन में क्या क्या दिया था वो भी बता दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। इनफाइनाइट पे 0, अब तो अच्छा भी लग रहा होगा नहीं। इनफाइनाइट पे कितना पोटेंशियल है, 0, रखने में क्या पाएगा, इनफाइनाइट पे 0। क्लियर, जरा निकालो तो अलग से लिख लो, इस केस के लिए अलग से लिख लो। इन दिस केस अलग से केस लिख लो, इन दिस केस potential energy at infinite is 0. In this case, इस वाले केस में अलग से लिखना होगा क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया था वो सही नहीं है इसके लिए। So in this case, potential energy at infinite distance is 0. At infinite distance from origin. अच्छा infinite distance लिखने पर गड़बड़ है ना, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए होगा कहां से ना, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 0। ये रिफरेंस है, क्या है रिफरेंस, घबराना नहीं है, बस इसका मतलब यही है कि यहाँ पे इनफाइनाइट तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे xy तो यहाँ पे u, राइट। अब रख लो तो रख के निकालो, देखो क्या है। देखो तो ये है क्या, देखो तो
u बराबर 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। देखो तो ये आ रहा है। यस सर। बोलो यस सर। ये आ रहा है। अब मैं आपसे कहूँ यदि कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वी पोटेंशियल लाइन एक्स वाई प्लेन में खींचो, अच्छा है एक्स वाई जेड में इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस बताओ। बता दोगे? चलो बताओ, खींचो और बताओ। जब मैं एक्स वाई प्लेन में बोलूंगा तो कहूंगा इक्वी पोटेंशियल एनर्जी लाइन खींचो, और जब एक्स वाई जेड स्पेस में कहूंगा तो सरफेस बताओ। स्पेस में सरफेस बताओ, सरफेस पे लाइन बताओ, और लाइन पे पॉइंट्स बताओ। बस अब पॉइंट्स में थोड़ी करिए। कैसा कुछ मिल रहा है? कुछ लाइन बढ़िया मिल रहा है? सर्कल आ रहा है। देखिए कैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट बराबर 1 बाई u। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 बाई u स्क्वायर। इक्वी पोटेंशियल अभी आप क्या सोच सकते हैं? आप अपने दिमाग में सोच सर x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, u तो x y पे डिपेंड कर रहा था ना, तो ग्राफ तो नहीं होगा क्योंकि ग्राफ तो इसमें चला जाएगा 3D में जो आपके कोर्स में नहीं है, इसीलिए इक्वी पोटेंशियल एनर्जी लाइन और इक्वी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की बात हो रही है। तो क्या कैसे सोचेंगे? क्योंकि इक्वी पोटेंशियल एनर्जी वाला लाइन बताना है, तो इक्वी पोटेंशियल एनर्जी मतलब इक्वल ना, वो लाइन खींचो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी सेम रहे। तो बताओ u कांस्टेंट हुआ कि नहीं? अब बताओ इस पर रिलेशन मिला कि नहीं? अब u को कांस्टेंट होगा तो मिलेगा। तो यदि मैं कहूं कि मैं यदि आपसे कहूं कि 1/10 जूल, क्या बोलूं? 1/10 जूल। तो क्या करोगे यहाँ पे? 1/10 जूल वाला मतलब 0.1 जूल वाला। कौन सा वाला? मैं कहूं 0.1 जूल वाला लाइन खींचो, तो खींच लोगे? जल्दी खींचो 0.1 जूल वाला लाइन खींचो। 0.1 जूल वाला लाइन खींचो एक्स वाई प्लेन में। खींचिए। सो यहाँ पे 0.1 रखे हुए ना, तो आप लोगों को क्या मिला होगा? फॉर u बराबर 0.1 जूल, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये क्या आया हुआ? 10 का स्क्वायर आया होगा ना। बोलो ये किसका इक्वेशन है यार? सर्कल का। तो 0.1 जूल वाला देखो, यहाँ पे जानते हो कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये वाला, ये वाला और ये वाला सही है। कितने लोग एक बीचों बीच वाला बता देंगे? √10 क्या है? √10 नहीं, कितना? √10 नहीं, क्या बोलेंगे? √5 ये कितना वैल्यू है? √5 रख के देखें क्या? नहीं √10 क्या? कितना हो रहा है? √50 5√2 √50 बीचों बीच वाला है, ठीक है? हाँ, तो इसका अच्छा ये क्या खींचा हो रियलाइज हो रहा है, बहुत जरूरी ये नहीं कि
एक पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन पर, वो लाइन बताइए जिसपे मैं पार्टिकल को रखूं और कहूं कि जहां रख रहा हूं उस लाइन पर पोटेंशियल सेम है और 0.1 जूल कितना है। मैं कहूंगा पार्टिकल यहाँ पे रखा, पोटेंशियल ये बताओ यहाँ 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 कितने पॉइंट्स हैं, सब जगह। इसे इक्विपोटेंशियल एनर्जी लाइन क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन। अच्छा तो होगा कि 3D स्पेस में XYZ स्पेस में इक्विपोटेंशियल एनर्जी सरफेस बताओ, तो उसका नेचर होगा कैसा होगा, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल नहीं, ऐसे ना, ऐसे ना, ऐसे थोड़ी करोगे, ऐसे होगा, ऐसे, क्योंकि ये वाला यहाँ पे कितना जगह 0.1 जूल, तो यहाँ होगा कितना है, यहाँ होगा ऐसे, यहाँ पे 0.1 है तो यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, ऐसे करोगे तो गलत हो जाए, ये नहीं सही। अच्छा क्यों ऐसे 0.1 क्यों रह गया, क्योंकि z है नहीं ना, अब पैरेलल टू z चलने पर किसी भी पॉइंट से पैरेलल टू z चलने पर xy बदलता नहीं है, xy नहीं बदलता, और xy पे ही डिपेंड कर रहा है, रियलिटी समझना है। तो बताओ XYZ स्पेस में इक्विपोटेंशियल एनर्जी वाला सरफेस बताओ, सिलिंड्रिकल है विथ z एक्सिस एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर। पिछले वाले क्वेश्चन नहीं बताया होगा, कैसा है, सिलिंड्रिकल सरफेस है विथ एक्सिस ऑफ सिलेंडर कोइंसाइडिंग विद द z एक्सिस सिलेंडर का एक्सिस है। ये मोर देन वन करेक्ट वाला, जिससे आईटी में जाओगे यही सब लिखा रहता हो तो नहीं होता होगा ना भाई, जेई मेन और एडवांस में आता है ना, एडवांस में यही वाला लिखा रहता है ना, तो नहीं होता होगा, ऐसे लिखा रहता है कि फॉर दिस केस, एक तो पहले तो छोटा वाला इतना लिखा था फोर्स का, और ऊपर से ऑप्शन कैसे लिखा रहेगा कि इक्विपोटेंशियल एनर्जी सरफेस फॉर अ पार्टिकल, फॉर दैट पार्टिकल is cylindrical surface having axis coinciding with z axis। तो कई लोग यही पता लिखा क्या है ये, बाकी तो जो फोर्स उतना खतरनाक था वो तो था ही, लेकिन जब कर रहे थे तो थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला आया, यदि वो पढ़ दिए होते तो ये कह सकते थे कि पूरा समझ में आया, ठीक है। तो चीजें समझ में आती तो है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फिर गड़बड़ होता है, इसलिए कहा था प्रैक्टिस करिए। तो ये समझ में आया, तो फिर कम वाले जूल का देखो, ये नहीं ज्यादा जूल वाला है, ये उल्टा है पर। ये सब क्या बना रहा हूं बताओ, ये इक्विपोटेंशियल एनर्जी लाइन बना रहा हूं, और वो भी xy प्लेन में, और पैरेलल ऐसे खींच दोगे तो सरफेस बन जाएगा सिलिंड्रिकल, राइट। तो ये रहा इक्विपोटेंशियल एनर्जी वाला लाइन, ठीक है। यदि मैं कहूँगा कि अच्छा बात ही कर लेता हूँ, इक्विपोटेंशियल एनर्जी वाला वॉल्यूम है क्या, तो इसका आंसर है नहीं। अब मैं कहूँगी इक्विपोटेंशियल एनर्जी वाला सरफेस है क्या, तो कहेंगे हाँ। अब कहूँगा इक्विपोटेंशियल एनर्जी वाला लाइन है क्या, तो कहेंगे हाँ। मैं कहूँगा इक्विपोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट्स है क्या, तो कहेंगे हाँ, सही है। यदि वॉल्यूम है तो बाकी सब होगा, सरफेस भी होगा, लाइन भी होगा, पॉइंट्स भी होगा, लेकिन सरफेस है तो पीछे वाला नीचे वाला तो होगा, आगे वाला कोई जरूरी नहीं। अच्छा यदि इक्विपोटेंशियल लाइन है तो नीचे वाला पॉइंट होगा, लेकिन सरफेस कोई जरूरी नहीं है। तो जल्दी से बताओ, एक्स एक्सिस पर देखता हूं बता पाएंगे, एक्स एक्सिस पर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, जल्दी बताओ कितने पॉइंट्स होंगे, 2। 0.1 जूल का बताओ ना, 0.1 जूल का ही बता दो, 2 पॉइंट नहीं दिखाएं। ये वाला कौन सा वाला था, 0.1 जूल वाला, तो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट, एक ये और एक ये। तो जब मैं लाइन कहूंगा तो उस पे क्या बात होगी, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। मैं सरफेस बात करूंगा तो उस पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल लाइन। अच्छा 3D स्पेस बात करूंगा तो क्या करूंगा, इक्विपोटेंशियल एनर्जी सरफेस। तो 3D स्पेस में इक्विपोटेंशियल एनर्जी सरफेस सिलिंड्रिकल है, और XY प्लेन में इक्विपोटेंशियल एनर्जी लाइन सर्कुलर है, और एक्स
एक्स एक्सिस वाले लाइन पर दो ठो वाई एक्सिस है, राइट? अब वो देखते हैं जो आईटी में आया था वर्क डन वाला ना, वो देख लेते हैं। तो देखो तो जरा। अच्छा हाँ, तो इसमें यही बता दो पहले कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज्यादा कि यहाँ ज्यादा, जल्दी बताओ। यहाँ ज्यादा कि यहाँ ज्यादा कि बड़ा। अच्छा सेम तो यहाँ है ना यार, यहाँ सेम थोड़ी है, लाइन तो ना सेम होगा। तो बताओ यहाँ ज्यादा कि यहाँ ज्यादा? यहाँ ज्यादा। याद करो इनफाइनाइट पर जाने पे जीरो था, देख लो ना। तो यहाँ इस बार उल्टा है, इस बार यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा चलो वाला क्वेश्चन देखते हैं जो आईटी में आया था। आईटी में आया था कि एक पार्टिकल को, हाँ देखिए तो, एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर घुमाए और फिर वहीं लेके आ गए, तो वर्क बताइए हमारे द्वारा जो हम किए हैं। एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट कौन होता है यार? मैं। इस पेन को देखो यहाँ पे, तो कौन ले गया है? एक्सटर्नल एजेंट, मैं। तो मैं एक पार्टिकल को ऐसे उठा के यहाँ पे ले जाके फिर से सर्कुलर पाथ वहीं रख दिया, तो मेरे द्वारा वर्क तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही ना होता है यार। तो बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? हाँ तो आंसर वही है। दूसरा एक और चीज इमेजिन करो, हालांकि इक्विपोटेंशियल एनर्जी सरफेस वाला क्वेश्चन नहीं आया लेकिन मैं बनाया, और फोर्स का लाइन, फील्ड फोर्स लाइन या फोर्स लाइन भी नहीं है, वो भी बनाने जा रहा हूँ। जानते हो इक्विपोटेंशियल एनर्जी वाले सरफेस और लाइन पर हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर कैसे ही होगा बोलो? क्या और कोई तरीका है? खींच के दिखाओ आपको, जल्दी से खींच लो। ये मैं क्या बना रहा हूँ पता है आप लोगों को? फोर्स लाइन बना रहा हूँ। यदि पोटेंशियल ये जो कलर वाला पोटेंशियल होता है तो कौन सा लाइन बना रहा हूँ? फील्ड लाइन बना रहा हूँ। तब कौन सा बना रहा हूँ? फील्ड लाइन। जल्दी से बना लो। ये है फोर्स और ये है यू, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल एनर्जी वाला सरफेस है, और जो व्हाइट कलर का बनाया है वो लाइन। तो सोचो कितने क्वेश्चन पॉसिबल थे। वही वाला फोर्स देके कह देता कि विच द फॉलोइंग लाइंस ऑफ फोर्सेस राइट, तो कौन सा ऑप्शन सही होता? ये वाला। एक्चुअली ये वाला भी ऑप्शन रहता है, ये सर्कुलर वाला भी। तो वाला फोर्स वाला गलत है, फोर्स वाला तो यही सही है ना। अच्छा कह देता कि विच द फॉलोइंग इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन इज राइट, तब कौन सा सही होता? ये वाला सही। और उसमें तो ये वाला भी रहता है, ऐसे चाहे ऐसे ऐसे प्लेन वाला रहता है, चाहे इलिप्टिकल रहता है, ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने के तरीके में, देखिए। अच्छा यदि मैं ये कहता, उसी वही क्वेश्चन देते हुए जो आईटी में आया था, कहते कि ऐसा है A पॉइंट 0,10 से B पॉइंट पे ले जाया गया 0,10 पर, तो हमारे द्वारा कितना काम हुआ बता दोगे? बताओ। मेरे द्वारा यहाँ से यहाँ पे ले जाया गया, तो मेरे द्वारा कितना काम हुआ? ले जाके दिखाएं, देखो देखो, यहाँ पर था, यहाँ पर था, और उठा के यहाँ पे ले गया। ऐसे ले जाऊं, चाहे ऐसे ले जाऊं, चाहे ऐसे ले जाऊं, समझ में आया? मेरे द्वारा वर्जन जानते हो क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, अच्छा ऐसे ले जाओ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, और आंसर आएगा 0। 0 है। क्यों 0 आएगा? क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उतना ही है जितना इनिशियल है, और चेंज वर्क डन होता है हमारा। समझ में आ रहा तुम लोगों को? अच्छा आप देखता हूँ, आप बता पाते हैं कि नहीं? हाँ ये बता सकते हैं
20,0 से यहाँ पे ले गया हूँ, 20,0 से मैं यहाँ पर ले गया हूँ, तो कुछ काम किया होगा ना? तो कितना काम किया होगा? जल्दी कर बता। मतलब और कठिन बनाना हुआ है, ठीक है? तो आसान आया था, मतलब और कठिन पूछ रहा हूँ तुमसे। अब बहुत कुछ बात कर चुका हूँ इस पे, देखो ना। कर लिए? कैसे करोगे बता देता हूँ, देखिए। अच्छा हाँ, इतना टाइम काफी है, इससे ज्यादा सोच रहे हो तो कुछ गलत ही सोच रहे हो। ये देखो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी, फाइनल माइनस, ये देखो ना, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है देखो, फ्रॉम ए टू बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस चैप्टर का थोड़ी है यार, कहीं भी सब जगह यूज करें तो बते। हाँ ये बात तो वाला कैसे आएगा बताओ? बी मतलब ये ना, तो रखे ना यहाँ पर 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, माइनस a x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 0। क्या आप लोगों को समझ में आया? ये आंसर है। कितना आएगा? कर लोगे ना इसको तो? ये 1/10 ही रहेगा और माइनस ये 1/20। तो बड़ा अच्छा है यार, कितना है? 0.05। तो बढ़िया गया फिर तो, अच्छा आ गया। अच्छा हाँ, एक और नोटिस करने वाला पॉइंट जरा देखो ना, एक ये नोटिस करने वाला पॉइंट देखो कि लाइन और सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स और फील होता है ना? फील। और दूसरा एक और चीज नोटिस करने वाला है, ध्यान से, जो फील्ड फोर्स लगता है, पोटेंशियल फील्ड फोर्स, जिसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, जिस फोर्स का, जिस फील्ड का, तो जो फोर्स रहता है उधर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होता है फोर्स की तरफ। और ये केवल यही हो रहा है, स्प्रिंग नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता, मैग्नेटिज्म में नहीं होता, न्यूक्लियर कहाँ नहीं होता, सब जगह होता है। ये भी समझिए, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो देखो ना, फोर्स इधर है तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल नहीं ज्यादा कि यहाँ पर, फोर्स की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होती है, यहाँ ज्यादा, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम, और हर जगह होता है। फोर्स एनर्जी किधर लगता है बताओ? नीचे के ऊपर किधर? तो उधर की तरफ जाने पर पोटेंशियल एनर्जी, और उसका उल्टा जाने पे बढ़ती है ऐसे। तो ये तो यदि हम लोग ऐसे ही कह देते, कि ओरिजिन से हम एक्स एक्सिस पर पार्टिकल को लेके जा रहे हैं, एक्स एक्सिस से ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर पार्टिकल को लेके जा रहे हैं, तो आपको बताना है कि हम कैसा कर रहे हैं, धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। तो हम प्लस वर्क डन कर रहे हैं कि माइनस वर्क डन कर रहे हैं कि वर्क डन कर ही नहीं रहे? क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक पार्टिकल इसी को मान लिया रियलाइज करने के लिए, ये देखो पेन को यहाँ पे रखा और फोर्स का नेचर ये सब है जो दिया गया था क्वेश्चन में, और इसको मैं लेके रियली पकड़ के लेके जा रहा हूँ, देख लो रियल में लेके जा रहा हूँ। पता नहीं मैं कुछ काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ कि माइनस कर रहा हूँ? कैसे माइनस? वो जो फोर्स लग रहा था वो तो खुद ही लेके जा रहा था, तुम क्या घंटा लेके जा रहे थे? फोर्स यदि उधर लगा तो खुद ही लेके, जब नेचर में या अरेंजमेंट में फोर्स खुद ही लेके जाता हो, उस समय आप कहते हो कि लेके जा रहे हैं तो निगेटिव वर्जन करेंगे, राइट? आप पॉजिटिव वर्जन तब करेंगे जब उल्टा लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है तुम लोगों? ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखो। हाँ, कैसे भी
मतलब ऐसे यदि ऐसे ले जाके लेकिन रोकना पड़ेगा, मैं ये कहना फिर लेके गए मतलब यहाँ से यहाँ लेके गए तो रोकोगे ना तो लास्ट में फिर से वही बोल रहा, लास्ट में रोकोगे ना हाँ तो फिर अल्टीमेटली कुल मिला के निगेटिव ही हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गेन करवा लोगे तो फिर रोकोगे तो निगेटिव तो होगा ना, लास्ट में रोकोगे तो रोकना तो पड़ेगा ना। अच्छा हाँ एक और चीज़ है, यदि मैं ये कहूँ कि हम लेके नहीं जा रहे हैं छोड़ दिए तो कैसे भाग जाएगा, तो काम ही नहीं कर रहे होंगे। तो जो धीरे धीरे ले जाने की बात हो रही है तो निगेटिव होगा। अब पता चला कि फोर्स जितना ये लगा रहा है, देखो तो जितना ये फोर्स लगा रहा है पता चला कि आप भी उसी में लगा दी उधर, तो और तेज भागा होगा और आपके द्वारा वर्जन प्लस हुआ होगा। लेकिन बात ये नहीं हो रही है, बात हो रही है कि यहाँ से वहाँ कहीं ले गए होंगे, ले गए होंगे तो यदि लगा भी दिए होंगे तो बाद में रोके भी तो होंगे, तो जितना लगा के प्लस किए होंगे उससे कहीं ज्यादा रोकते समय माइनस किए होंगे और नेट क्या हो गया होगा, माइनस 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 नेट माइनस, क्योंकि जितना प्लस किए होंगे रोकते समय उससे ज्यादा नेगेटिव किए होंगे और नेट क्या हो गया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस होना है। ये समझ में आया आप लोगों को पूरा? तो अच्छा ऐसे लेके जाओ तो भी, ऐसे लेके जाओ तो भी कैसे करना ही है, करना ही राइट। क्वेश्चन लिखिए, लिखे नहीं है, लिखे तो हैं भैया का तुम तो नहीं हो गया चले चल न्यू लाइफ कितना क्या अरे सोच रहा कि हमको पता नहीं बात कर न्यू लाइफ से कैसे यही मत सोचिए क्या करना था यहाँ पे is given as
between them. अच्छा एक सीरियल लेते हैं. ये दिया था शायद ना आपको? दिया भी था. तो आप लोगों से नहीं हो पाया शायद. तो where A and B are positive constant and next is distance between them. Where A and B are positive constant and x is distance between the ions. Where A and B are positive constant and x is distance between the ions. Then find first part. Find first part. Equilibrium distance between the ions. Equilibrium distance. Equilibrium distance between the ions and corresponding potential energy. Equilibrium distance between the ions and corresponding potential energy. दूसरा force between the ions. Force between the ions when potential energy is zero. Force between the ions when potential energy is zero. Next, find minimum. Not minimum. Find maximum force of attraction between the ions. Find maximum force of attraction between the ions. Find maximum force of attraction between the ions and corresponding distance and potential energy. And corresponding distance and potential energy. Next, find distance between the ions. Find distance between the ions. Find distance between the ions when rate of change in force is maximum. When rate of change in force is maximum and corresponding potential energy and corresponding potential energy and corresponding potential energy. Last लिखो, draw the graph of fx and ux. Draw the graph of fx and ux. करिए. अच्छा, जो डेटा आपको जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ना, इससे तुम लोग क्या रियलाइज हो पता है? इससे तुम्हें ये रियलाइज करना चाहिए कि सही में जो नमक खाते हो NaCl, Na+Cl- रियली में यही सब होता है जो पढ़ भी जा रहे, सही में ही होता है, रियलिटी है.
तो जो पढ़ेंगे अभी हम लोग उसमें वो सब कुछ होता है। चलो कर जो केमिस्ट्री का हिस्सा है, केमिस्ट्री में उतना तो नहीं पढ़ते हुए ना, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, डिस्टेंस और रेट ऑफ चेंज इन फोर्स तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसका कितना बारीक पार्ट फिजिक्स में आने लगता है इमेजिन कर सकते हो। बाकी सब तो आता ही है। केमिस्ट्री की जो चीज़ें तो बातचीत में तो आएंगी ही, वो भी इस फिजिक्स में आता है जो केमिस्ट्री में डील नहीं होता। एक्सप्रेशन है वो भी केमिस्ट्री का एक हिस्सा है। अच्छी बात यह है कि रियलाइज ज़्यादा कर पाएंगे कि Na+Cl माइनस के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन क्या होता है, आज सब कुछ खुलासा होने वाला है। तो लेकिन तरीका तो नहीं बदलेगा ना करने का। हम कह रहे फोर्स, अच्छा वो देखो वो नहीं दिया था यार, हालांकि इसमें अपने आप आ गया होगा। मैं कह रहा हूँ कि Fx ग्राफ खींचो तो Fx तो निकालना ही पड़ेगा, पूछा नहीं हूँ। वैसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, फाइंड फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द आयंस। कर लिए सभी लोग, कैसे करोगे? ये देखो u बराबर क्या लिखूं मैं, a(x⁻12 - b(x⁻6)। कोई दिक्कत? हाँ, फोर्स क्या होता है बताओ? फोर्स होता है -du/dx। तेल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि x की बात है, डिस्टेंस वही एक डायमेंशन की बात हो रही है। माइनस इसको डिफरेंशिएट करो तो पावर बगल में आ जाएगा -12a -12a बोलो, और माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, प्लस 6b (x⁻7). ठीक लिखा हो देखो। फोर्स की वैल्यू कितनी है? फोर्स की वैल्यू आ गई होगी माइनस, अब मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, और तुम्हें मिलेगा 12a/(x⁻13) - 6b/(x⁻7). कोई दिक्कत? सही है। फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। इक्विलिब्रियम तब हम लोग मानते हैं जब फोर्स 0 होता है। इक्विलिब्रियम तब हम मानते हैं जब फोर्स 0 होता है। तो जल्दी से फोर्स को 0 करो और इक्विलिब्रियम F equals to 0, F equals to 0 सॉल्व करने आता है। F equals to 0 मतलब इसकी जगह 0 रखना होगा। 12a/(x⁻13) - 6b/(x⁻7). इसको इधर कर लो, चाहे ये कर लो, 12a/(x⁻13) बराबर 6b/(x⁻7). x⁻13 इधर कर लो, इसको इधर कर लो, 2a/b आएगा बराबर x⁻13 डिवाइडेड बाय x⁻7। फिर यहाँ से मिलेगा ये कितना आ जाएगा, x⁻6 बराबर 2a/b। सो x बराबर 2a/b⁴ सही है। अच्छा, एक्सप्रेशन कैसा होता है वो भी बता दूं। लगभग रियल डेटा दे देता हूं आपको, चलेगा? रियल डेटा सुनिए। a की वैल्यू मान लीजिए 10 टू पावर -90
हाँ 10⁻90 है और B1 राइट, इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। तो B1 रखोगे, कांस्टेंट है सब, हालांकि कुछ और भी बदल सकते हैं, मैं ऐसे ही रख देता हूं ताकि वैल्यू वैसे ही आ जाए। तो B को क्या रखोगे 1 और एक रखोगे 10⁻90, तो क्या मिलेगा तुम्हें, कौन सा ऑर्डर मिलेगा डिस्टेंस का, 10⁻15 का, बोलो 10⁻15 का मिलेगा। तो सही में Na प्लस Cl माइनस के बीच में यही वाला डिस्टेंस का ऑर्डर होता है, राइट, ये ऑर्डर होता है फर्मी मीटर टाइप का, है ना, के बीच का। अच्छा, तो ये तो इक्विलिब्रियम वाला आया, अभी सिंपल में आया है। यदि कोई आपसे ये कहे कि जब इक्विलिब्रियम है दोनों के बीच में, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम है दोनों के बीच में, न पास आ रहे हैं न दूर जा रहे हैं, तो बताइए उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो क्या करोगे, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स 0 करोगे और फोर्स वाले पार्ट का जो आएगा जिसके लिए आएगा वो ले जाके यहाँ रखोगे और जो आएगा आंसर आएगा। तो रखो एक बार जल्दी करो। जिस समय इस डिस्टेंस के लिए इक्विलिब्रियम है वो वाला ले जाके रखो ना इसमें। आ गया, तो इसको ले जाके इसमें रख लेना और वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, कितने लोग ये बता पाएंगे कि जब हम लोग फोर्स 0 निकाले हैं तो ये आया है? कितने लोग ये बता दें कि U0 कहाँ होगा, कितनी दूरी पर, Na प्लस और Cl माइनस कितनी दूरी पर होंगे तो U0 होगा। क्या करोगे मालूम है, केवल यहाँ 0 रखोगे, कम से कम वैल्यू रखना सीखो। तो रख के सॉल्व कर लोगे, करके देखो आंसर आएगा A/V⁴ है। रख के देखो, रख के देखो। अच्छा, ये तो यदि कोई ये कहता है, देखता हूँ कितने लोग समझ पाते हैं इसको। यदि कोई आपसे ये कहे कि वो पोजीशन बताओ, अभी सब कैलकुलेट कर रहा हूँ, ग्राफ बात कीजिएगा, सब कुछ जान जाएंगे ना, ये मामूली क्वेश्चन नहीं है, इसको सबसे टफ में से इसको भी गिन सकते हैं। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि वो पोजीशन बताओ, वो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में वो दूरी बताओ जहाँ पे ये दूरी है, देखो ये थोड़ा सा करें तो सबसे ज्यादा तेजी से फोर्स बदले, रेट ऑफ चेंज इन फोर्स, क्योंकि रियलाइज नहीं होना चाहिए पूछा क्या हूँ, तो ऐसे करें तो सबसे ज्यादा रेट से चेंज ऑफ फोर्स वो बताना है, मैक्सिमम रेट से चेंज फोर्स। तो क्या करोगे, फोर्स सबसे ज्यादा तेजी से बदले, तो ये तो फोर्स है ना, ये फोर्स है, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ चेंज इन फोर्स हो, सबसे ज्यादा रेट ऑफ चेंज इन फोर्स हो, तो इसका मतलब डिफरेंशिएट करोगे तो स्लोप आएगा, है ना, तो स्लोप आएगा, स्लोप, तो फोर्स बदलने का रेट यदि स्लोप को मैक्सिमम किया जाए, ध्यान से सुनो, फिर सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रेट ऑफ चेंज इन फोर्स आएगा और उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो फिर से डिफरेंशिएट करके जीरो। नहीं समझे, फिर सुनो, मैं ये दिखा दूं कि फोर्स का मैक्सिमम मिनिमम कितना, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं कहूं कि फोर्स मैक्सिमम मिनिमम कितना पूछा, देखो पढ़ो, कहूं मैक्सिमम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछा, तो जब मैक्सिमम मिनिमम फोर्स का पूछा जाएगा तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फोर्स मैक्सिमम मिनिमम बताइए, फोर्स के बदलने का रेट मैक्सिमम मिनिमम बताइए, तो पहले फोर्स के बदलने का रेट निकालोगे ना, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो रेट आएगा, लेकिन उससे जीरो नहीं करोगे, उसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है। क्लियर हुआ? तो पहले तो ग्राफ खींचने के लिए हमें जरूरी है कि जो नमक खाते हो Na प्लस Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है,
बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कितना होता है, कितनी दूरी को होता है? केमिस्ट्री में है ना ये, तो जल्दी निकालो, जल्दी से बताओ कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na+Cl- के बीच में कितनी दूरी पर होता है? निकालो। देखा तो क्वेश्चन में दिया हूं मैं, ये वाला डेटा दिया हूं, ये वाला दिया रहेगा, कहेगा Na+Cl- और बताएंगे कि मैक्सिमम अट्रैक्शन दोनों आयन की, अच्छा अट्रैक्शन होता है ना Na+Cl- के बीच में, तो ही बताना है। 26A/7B⁴ याद करो, तरीका नहीं बदलता। कौन सा तरीका? किसी भी चीज का बात इसकी नहीं है, किसी भी चीज का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट करके जीरो करो। तो जब डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं आता, वो कंडीशन आता है। और मैक्सिमम मिनिमा कैसे आता है? उस कंडीशन को ले जाकर फिर से रखते हैं। तो बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैक्सिमम मिनिमा पाना है ना, तो यही ना फोर्स। जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करो, जल्दी करो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिलेगा df/dx बराबर मिलेगा 12 × 30a/x⁴ माइनस 6 × 7b/x⁴। वो भी माइनस के साथ लगा, मैंने किया था तो नहीं, तो ये वाला नहीं रहेगा, तब ये माइनस हो जाएगा। यदि ये ना करें हम लोग, ये कर लेंगे, ये माइनस पे प्लस पे बोलो देना, और क्या करना है? df/dx = 0 for what? तरीका है भाई, जीरो कर लोगे, जीरो करके देखो कितना आता है, जीरो करके देखो तुम्हें मिलेगा 26a/7b⁴ करके देखो। तो कितना कठिन क्वेश्चन था, ये आसान तो था नहीं, ये वाला भी तो कितनी दूरी पे पता चल गया, लेकिन अभी ये नहीं मालूम चला। जब इसको जीरो करोगे तो तुम्हें मिलेगा x की वैल्यू मिलेगी 26a/7b⁴ कहा था ना कि जब किसी चीज को मिनिमम मैक्सिमम पाना होता है तो डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं आता, कंडीशन आता है। तो देखो कंडीशन आ गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा कंडीशन है? इतनी दूरी पर मैक्सिमम अट्रैक्शन, और मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा कितना, कैसे निकलेगा बताओ? इसको उठा के यहीं पे अब वो टाइम आ गया कि हम लोग ग्राफ खींचे इसका, जल्दी से देखो तो सभी लोग देखते हैं। ux, मैं एक चीज को फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग एक बार आधा मिनट में खींच लीजिए, तब मैं खींचता हूँ जल्दी से। यूएस ग्राफ खींच लो, तो फिर मैं खींचता हूँ। तो
मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मैं ग्राफ की मैं एक्सिस की दिया हूँ, नाम लिख दिया हूँ, अभी मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि रिलेशन तो दिया ही है, नेचर कैसा है, तो नेचर देख पा रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन बनी कर्व। अब कर्व है तो नोन अननोन में है भी नहीं, बड़ा दिक्कत है, तो बड़ा खतरनाक है। अननोन कर्व है, कर्व होता ना, कर्व कैसा होता तो नोन कर्व होता, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, साइनसॉइडल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक ऐसे, तो वो सब तो देख लेंगे, पॉलिनोमियल तक लेंगे। अच्छा तो कठिन हो गया अभी, तो कठिन हो गया तो चलो कोई बात नहीं, कर्व खींचेंगे, कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, थोड़ा आइडिया लगाते हैं, देखते हैं। जब दोनों के बीच की दूरी इनफाइनाइट होगी तो जल्दी से बताओ u कितना होने जा रहा है? बोलो। Na प्लस और Cl माइनस के बीच की दूरी, Na प्लस और Cl के माइनस के बीच की दूरी इनफाइनाइट होगी, तो उनके बीच में पोटेंशियल कितनी होगी? 0, राइट? अच्छा, लिमिट नहीं पड़ जाती तो थोड़ा सा भी मैं हल्का सा बता दूंगा आपको। जब x दोनों Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ बोलो ना तो क्या आपके लिए दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस को मैं 0 करूं, दोनों के बीच की दूरी को क्या करूं? टेंडिंग टू 0 करूं, तो बताना है u कितना होगा। तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होगा, और ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 by 0 इनडिटरमिनेट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 7 तरह के हैं, उसमें से एक यही तरीका है, लिमिट पे यही पढ़ा ही जाता है, 7 तरह का। अब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पब्लिक खड़े जाओ, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, अच्छा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट निकालना होगा। अच्छा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या क्या हो सकता है उधर? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन उसको हम लोग लिमिट टेंडिंग करके निकालते हैं, ठीक है? तो निकालने का तरीका मैं बताता हूं आपको, कैसे करते हैं। हमको निकालना है x टेंडिंग टू 0, नॉट 0, x टेंडिंग टू 0 बट नॉट 0। क्यों? अच्छा x एग्जैक्टली 0 तक तो सही में नहीं निकाल सकता, अंतर है दोनों में। x इक्वल्स टू 0 तो सही में नहीं निकाल सकते, लेकिन अब निकालने जा रहे हैं कि x 0 नहीं है, क्या है? x टेंडिंग टू 0। पूरा लिमिट से शुरुआत होती है, डिफरेंशियल फॉर्म होता है, और फिर पूरा का पूरा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है कैलकुलस मैथ्स का, वो आया था। यहाँ से शुरुआत होती है, डिफरेंशियल चेंज, छोटा से छोटा वैल्यू, तो यहाँ से आता है ये। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, यू को जरा देखो तो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ a माइनस b x टू द पावर 6 by x टू द पावर 12, सही लिखा देखो? हाँ, मैं लिखा हूँ a माइनस b x टू द पावर 6 by x टू द पावर 12, सही लिखा हूँ? एक काम करो, यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा था, अब 0 रखो, पता चल जाएगा। अब अगर 0 तो यहाँ पे 0 रखोगे तो नीचे 0 होगा, और यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो कुछ बाई 0 हो रहा है। जानते क्या हो रहा है? ये बाई 0। अब पता चला कि क्या है? अच्छा आ कुछ भी सकता था, लेकिन आया कितना? इनफाइनाइट। ये भी अच्छा है, मैं फिर से याद दिला दूं कि कहीं और यहाँ पे भले ही आ गया, कहीं और एक्सप्रेशन रहेगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और वैल्यू आ जाएगी, जब लिमिट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। फिलहाल इनफाइनाइट आएगा, मतलब ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हमेशा इनफाइनाइट आता है, ये नहीं सोचना है, ये नहीं भी। अच्छा माइनस इनफाइनाइट भी आ सकता है, मतलब क्या सकता है?
-4 भी आ सकता है, -10 भी आ सकता है, -0.5 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो ये लिमिट चैप्टर है वैसे ना, तो ये आया है, ठीक है, आ गया। अब ग्राफ खींच सकते हैं। अब ग्राफ क्योंकि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट है वो देखो, x इनफाइनाइट पे निकाल दिया हूं, x 0 पे निकाल दिया हूं, और मैं ये भी निकाल दिया, देखो तो u0 नहीं, u0 पे निकाले थे ना, u0 पे एक और वैल्यू है, ये भी तो आप तैयार करो, ये भी तो निकाले हैं। तो ग्राफ क्यों, देखो ग्राफ से एक तो ये वाला पॉइंट है जिसकी वैल्यू है a/b⁴ एक हमें आइडिया है कि जब x 0 हो रहा होगा फिर ये इनफाइनाइट हो रहा होगा, और इसको कट भी करना है। अच्छा, x जब इनफाइनाइट हो रहा होगा तो ये 0 हो रहा होगा। तो देखो जब x 0 था तो इनफाइनाइट था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कट भी करना है तो कट करके नीचे ही जाएगा, शार्प कट है नहीं। अब फिर यह कहीं से तो मुड़ेगा तभी तो इनफाइनाइट पे 0 दिखा पाओगे, तो दिखाओगे कैसे? समझ में आया? 0 पे इनफाइनाइट पता था, कट करने वाला पता था, मजबूरी है नीचे जाना, और फिर लौटना मजबूरी है क्योंकि इनफाइनाइट पे 0 कैसे दिखाओगे? इनफाइनाइट पे 0 दिखाने का तरीका ऊपर से ऐसे होता है, नीचे से ऐसे होता है। बोलो, इनफाइनाइट पोजीशन पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का 0 दिखाने का तरीका, ग्राफ ऊपर है तो ऐसे होता है और नीचे है तो ऐसे होता है, और कोई तरीका नहीं है। तो ग्राफ समझ में आया हम लोगों को? ये ग्राफ है, और रियली में यही Na+Cl- का इस तरह के पूरे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी देखिए यही होता है, एटम एटम के बीच में इंटरेक्शन का लेवल है। और एक और चीज, अच्छा देखता हूँ कितने लोग, क्योंकि मैं ux का स्टडी करके खींच दिया तो जल्दी से सभी लोग fx का खींचो, जल्दी करो। ऐसे करो तो जैसे मैं ऐसे करो, ये करो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और जल्दी फॉलो करो तो fx खींचो सभी लोग, सभी लोग fx खींचो तो वहीं पे फोर्स 0 होता है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन नहीं, ये कर्व है,
और ये वैल्यू है ये वाला वैल्यू अलग से निकाल सकते हैं। अच्छा ये निकाले हैं हम लोग, ये वाला कितना था हम लोग का वैल्यू, ये वाला कितना है नहीं, ये तो a by b to the power 1/6 है, ये वाला 2a by b to the power 1/6 सही है। अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा नोटिस करने वाला पॉइंट है, ध्यान सुनना ना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखो पहले तो रियलाइज करने के लिए मैं वो रियली में वो पोजीशन दिखा देता हूँ Na प्लस Cl माइनस का, सभी लोग देखें। देखो तो माना कि ओरिजिन पे Na प्लस है, ताकि रियलाइज कर पाओ। माना कि ओरिजिन पर Na प्लस है तो Cl माइनस कहाँ है वो सुनो, Cl माइनस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो। एक को फिक्स कर लो Na प्लस को और कहो कि Cl माइनस को हम इधर उधर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस घटा बढ़ा रहे होगे, तो वही ना डिस्टेंस है जो एक से लेके, क्योंकि ओरिजिन को तो Na प्लस कर दिए हैं ताकि तुम रियलाइज कर पाओ कि ये सब खींच क्या रहे हैं। तो रियली में Cl माइनस इसी पे है, तो इसका मतलब Cl माइनस जब यहाँ पर होता है ना तो दोनों के बीच में फोर्स कितना होता है, 0, फोर्स 0। और दूसरा ये देखो, ये वाला जो इलाका है वो प्लस फोर्स है और ये वाला जो एरिया है इलाका है वो माइनस, और माइनस का मतलब है अट्रैक्शन। देखो इसको F माइनस मतलब देखो F माइनस मतलब अट्रैक्शन और F प्लस मतलब रिपल्सन। देखो और ये ऑर्डर कितना, भले ही फोटो में ज्यादा दूर दिखाया हूँ, ये दूरी है फर्मी मीटर का, ये दूरी कितना है फर्मी मीटर। तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और रियलाइज करने के लिए मैं ऐसे लेता हूँ Na प्लस और Cl माइनस, और ऐसे ऑर्डर इस तरह का देखो टच टाइप का, Na प्लस Cl माइनस के बीच की दूरी है 10 to power minus 15 मीटर, 10 to power minus 15 मीटर। तो ऐसे है, इसको मान लेते हैं, हालांकि ऐसे नहीं होता है, बस इमेजिन करो ये दूरी कितनी मान ली जाए 10 to power minus 15। यदि Na प्लस Cl माइनस को, ये यहीं पे रहना चाहते हैं, यदि Na प्लस Cl माइनस को दबाए और पास किए तो रिपल्सन शुरू हो जाएगा। Na प्लस है Cl माइनस है, अपोजिट चार्ज है तो भी रिपल्सन होगा, क्योंकि ये इस तरह के चार्ज नहीं है, बल्कि Na प्लस Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी और रिच होने के कारण ये चार्ज है, नहीं तो दोनों में न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उनके जो पॉजिटिव वाला जो रिपल्सन होगा न्यूक्लियस के बीच में वो डोमिनेट कर जाता है। तो ये फिर से आते हैं, ये वो मोमेंट है जब दोनों के बीच में कितना फोर्स है 0। यदि इनको दबाए तो क्या करेंगे, और यहीं पे रहना चाहिए, अब दूर कर दिए तो खींचने लगेगा और यहीं पे रहना चाहिए। इसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, साम्यावस्था बोलते हैं, ऐसे ही रहना चाहिए। दूर करोगे तो क्या करेंगे, पास खींचेंगे, और पास करोगे तो दूर करेंगे, और कहाँ पे रहना चाहेंगे, यही वाला दूरी पे, जो ये दूरी है जो वैल्यू आती है, ठीक है। पर रिपल्सन क्यों हो रहा है समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग रियली में केवल इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है कि पॉइंट चार्ज प्लस है पॉइंट चार्ज माइनस है, ऐसा नहीं है। ये मॉलिक्यूलर आयंस है, अपना अरेंजमेंट है उनका, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इस तरह की कुछ बात है। तो न्यूक्लियस और डोमिनेट करने लगते हैं बाद में, और रिपल्सन हो गया इलेक्ट्रॉन दूर इलेक्ट्रॉन क्लाउड फेंका जाता है थोड़ा दूर, और न्यूक्लियस पास में लगता है, उनके बीच का डोमिनेटिंग फोर्स जाता है, कौन सा वाला प्लस प्रोटॉन हो जाता है लगता है, और इतना दूरी पर रहना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये वाले दूरी से ज्यादा के तो क्या शुरू हो जाएगा, अट्रैक्शन। यहाँ पे Cl माइनस, तो बताओ ये दोनों आपस में खींच रहे हैं कि दूर फेंक रहे हैं, खींच रहे हैं, कैसे मालूम, माइनस है, यहाँ पे Cl माइनस है, तो बताओ खींच रहे हैं, यहाँ पे खींच रहे हैं, यहाँ पे खींच रहे हैं, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे
और यही प्रूफ है ग्राफिकल एनालिसिस कि दुनिया के किसी भी दो एटम को आप टच करा ही नहीं सकते, क्योंकि टच कराते कराते रिपल्सन कितना होने लगता है, ये सामने। क्लियर? जल्दी से बताओ कि मैक्सिमम अट्रैक्शन कितने डिस्टेंस पे, जल्दी निकाले हम लोग। मैक्सिमम अट्रैक्शन कितनी दूरी पे? दोनों Na+Cl- के बीच में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन निकाले थे, ये आया होगा 26A/7B⁻6 निकाले थे यार, ये निकाले थे। अच्छा हाँ, ये देखो ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, इतनी ही दूरी पर, इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, इतनी ही दूरी पे मैक्सिमम है, कम करोगे तो भी कम और ज्यादा करोगे तो भी कम। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट, दोनों के बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन है, कम करोगे तो अट्रैक्शन तो है पर कम है, और दूर करोगे तो भी अट्रैक्शन तो है पर कम है। ये मामूली खतरनाक एक्सप्रेशन नहीं हुआ है। अब हमको वो बता दो जो ज्यादा कठिन पूछा हूं, रेट ऑफ चेंज इन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू। फोटो में कोई दिखा सकता है कि रेट ऑफ चेंज इन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू? एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं आप लोग? रेट ऑफ चेंज इन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू मैं दिखाता हूं, देखो ये रेट ऑफ चेंज इन अट्रैक्शन का, क्या करोगे इसके लिए? दिस इज रेट ऑफ चेंज इन मैक्सिमम वैल्यू ना, रेट ऑफ चेंज। तो क्या करोगे, जो फोर्स का रेट ऑफ चेंज निकाले दोगे फोर्स का, फिर उसका फिर और रिजल्ट फोर्स को डिफरेंशिएट किए, तो फोर्स को डिफरेंशिएट किए तो कुछ आया होगा, तो उसको जीरो नहीं करना है, उसका तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। जब उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालो तो फिर से डिफरेंशिएट करोगे ना, करो बताओ। अच्छा, फिर से फ्रिक्शन में मैं बताया था कि दुनिया में किसी भी दो एटम्स को टच नहीं करा सकते, रीजन यही है क्योंकि जब दो एटम के बीच में जब 10⁻⁻20 मीटर कर रहे होगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम का ऑर्डर क्या होता है 10⁻15, तो जब दो एटम के बीच में, किसी भी दो एटम के बीच में यदि ऑर्डर तुम डिस्टेंस कर रहे होगे 10⁻50 -20 -30, तो डिस्टेंस है अभी और टच नहीं किए हैं और फोर्स की वैल्यू कहां भाग गई होगी, इनफाइनाइट है। इसका मतलब मैं एटम से बना हूं और मेरे हर एटम एक दूसरे से अलग हैं। आई एम अ डिस्क्रीट बॉडी, हर एटम के बीच में आई एम नॉट अ कंटीन्यूअस बॉडी। हम लोग कंटीन्यूअस चीजों को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उस लेवल पे देखना नहीं चाहते, राइट? तो अभी मत कहना कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हो तो मत कहना सर प्लीज कंटीन्यूअस मत बोलिए मुझे, सर पढ़ाएं। दुनिया में कंटीन्यूअस बॉडी नहीं होती है, तो ऐसे नहीं देखना है, आपको उस लेवल पे अब जाना है जो चल रहा है ना कि हाँ कंटीन्यूअस होता है। सो ये समझ में आया आप लोगों को? और क्या पता लगा टाइम हो गया क्या?